हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो लेकर के आए हैं। देखिए, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 144 से लेकर के सेक्शन 147 के बारे में। सेक्शन 144 से लेकर के 147 में हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, ये किस चैप्टर में आता है। ये चैप्टर है हमारा, देखिए ये चैप्टर है हमारा 10 और ये बात करता है मेंटेनेंस एंड। अब बात की जाती है कि मेंटेनेंस किसको, मेंटेनेंस वाइफ को, चिल्ड्रन को और पेरेंट्स को। तो जब भी इन मेंटेनेंस के प्रोविजंस को हम देखते हैं और पूछा जाए कि किस चैप्टर में आता है, चैप्टर नंबर 10 में आता है और सेक्शन है 144 से लेकर के 147। ठीक है, सो हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है इसका वो है सेक्शन 144। बीएनएसएस के सेक्शन 144 में कहा जाता है ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस टू वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। अभी जो सेक्शन है 144, इसका पर्पस क्या है। ये जो सेक्शन है ये प्रिवेंट करता है डिस्टिट्यूशन एंड वैग्रेंसी बाय कंपेलिंग अ पर्सन विद सफिशिएंट मींस टू मेंटेन डिपेंडेंस। अब बात होती है कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस का मतलब क्या है यहाँ पर। देखिए, एक जो व्यक्ति है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, इसकी वाइफ है बी। अब ये व्यक्ति मेंटेन नहीं करता है इसको, और ना वो मेंटेन कर रहा है, ना वो कोई ऐसा इंटरेस्ट दिखा रहा है कि वो इसे कोई भी फाइनेंशियल एड देगा और जिससे ये अपना जीवन यापन कर सके। कुछ भी नहीं हो रहा है, अब इसके पास कोई और सोर्स भी नहीं है जिससे उसको पैसा मिल सके। अब यहाँ पर क्या है, क्या ये एक ही मन मर्जी चल सकती है? नहीं। तो यहाँ पर प्रिवेंट किया जा रहा है इस चीज़ को, उस व्यक्ति को कंपेल करके कि भाई आपके पास जो भी सफिशिएंट मीन्स हैं उससे आप डिपेंडेंट हैं जो आपके ऊपर, जैसे कि बी इसकी वाइफ इसके ऊपर डिपेंडेंट है, आप उसको मेंटेन करोगे। इज इट क्लियर? इसके लिए हम एक सिचुएशन देख सकते हैं। देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति है रमेश, वो कमाता है 50,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, लेकिन उसकी जो वाइफ है वो अनएम्प्लॉयड है, उसके जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं अभी, और जो उसके पेरेंट्स हैं वो भी उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। और जो रमेश है वो क्या करता है, वो पैसा देना घर में बंद कर देता है। अभी जो सारे लोग हैं इनका क्या होगा? इसी चीज़ को डील करने के लिए हमारे पास आता है सेक्शन 144। ये जाते हैं मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट कौन होगा? JMFC। ठीक है, 144 में जाएंगे और वहाँ पर लॉ इंश्योर करेगा कि भाई एटलीस्ट उन्हें जो भी मेंटेनेंस या सर्वाइवल के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए वो उन्हें मिल सके। हमने देखा था कि मेंटेनेंस का ऑर्डर कौन देगा, हु कैन ऑर्डर मेंटेनेंस? मैजिस्ट्रेट देगा। अब मैजिस्ट्रेट कौन सा? मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, JMFC, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। ये ऑर्डर कर सकता है मेंटेनेंस के लिए अगर वो देखता है कि जो भी व्यक्ति है उसके पास सफिशिएंट मीन्स हैं, वो कमा रहा है, उसके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, और उसके बाद भी वो नेग्लेक्ट कर रहा है और रिफ्यूज़ कर रहा है मेंटेन करने के लिए अपने डिपेंडेंट्स को। कौन? वाइफ हो सकती है, चिल्ड्रन हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, उस केस में जब मैजिस्ट्रेट देख लेता है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो डिपेंडेंट्स को मेंटेन नहीं कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है या फिर रिफ्यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पर कोर्ट ऑर्डर कर सकती है मंथली अलाउंसेस के लिए। अब बात की जाती है कि कौन कौन है जो मेंटेनेंस वहाँ पर ले सकता है। तो 4 कैटेगरीज में बताई गई हैं। कौन कौन? वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स और अडल्ट डिसेबल चिल्ड्रन। ठीक है, वाइफ जो कि अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है, चिल्ड्रन जो अभी पढ़ रहे हैं और लीगली वो मेजर नहीं हुए हैं, माइनॉरिटी के अंदर में हैं, पेरेंट्स जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, और जो अडल्ट बच्चे होते हैं जो किसी फिजिकल मेंटल अबनॉर्मलिटी की वजह से या फिर किसी इंजरी की वजह से अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को यहाँ पर मेंटेनेंस दिया जाएगा। अभी हमने जो 4 कैटेगरीज देखी थी, वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड अडल्ट अबनॉर्मल चिल्ड्रन। ठीक है, मतलब उनको कोई अबनॉर्मलिटी है फिजिकल या मेंटल, वाले चिल्ड्रन। ठीक है, अब बात की जाती है कि इसमें जो हम पहली कैटेगरी देखते हैं वाइफ। अब वाइफ के बारे में हम देखते हैं कि वाइफ किस प्रकार की वाइफ होगी जिसे हम मेंटेनेंस दे सकते हैं। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि वाइफ एंटाइटल टू मेंटेनेंस, वाइफ तब एंटाइटल होगी जब उसके हस्बैंड के पास सफिशिएंट मीन्स हैं उसको मेंटेनेंस देने के लिए, और वो नेग्लेक्ट करता है और रिफ्यूज़ करता है उसको मेंटेन करने के लिए, और जो उसकी वाइफ है वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है। ये 3 पॉइंट्स वहाँ पर क्लियर होने चाहिए। अब एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें, सीमा इज़ अ हाउस वाइफ, जो सीमा है वो एक हाउस वाइफ है। ठीक है, और सीमा के जो पतिदेव हैं उन्होंने सीमा को अबेंडन कर दिया, मतलब छोड़ दिया, उसके साथ में नहीं रहते हैं, कोई भी देखभाल नहीं करते हैं और उसको पैसा भी नहीं देते हैं उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके जीवन यापन के लिए। इस केस में सीमा जाएंगी कहाँ पर? JMFC के पास, और कहेंगी कि भाई मुझे मैं ये एप्लीकेशन लगा रही हूँ किसकी? मेंटेनेंस की, और मुझे अपने पति से मेंटेनेंस चाहिए हर महीने। उसी प्रकार से अगर कोई डिवोर्स केस होता है तो यहाँ पर
वो जो डिवोर्स वुमेन होती है उसके पास भी राइट होता है, जब तक वो शादी ना कर ले तब तक वो अपने हस्बैंड से क्या ले सकती है, मेंटेनेंस। नेक्स्ट कैटेगरी थी हमारी चिल्ड्रन की। चिल्ड्रन में कौन कौन लोग शामिल हैं, तो चिल्ड्रन में यहाँ पर माइनर चिल्ड्रन शामिल हैं, ठीक है, चाहे वो लेजिटिमेट चिल्ड्रन हो या इलेजिटिमेट चिल्ड्रन हो। अब लेजिटिमेट चिल्ड्रन मतलब आपके वैवाहिक संबंधों से जो बच्चा आया है वो लेजिटिमेट, और इलेजिटिमेट मतलब आपकी शादी से ना होकर के, अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बोलें तो हम ऐसा बोल सकते हैं। तो वो जो चिल्ड्रन होते हैं वो मेंटेन कर सकते हैं अपने आप को बाय देयर फादर। सो अब बात होती है यहाँ पर कि यहाँ पर दोनों प्रकार के बच्चों को इंक्लूड किया गया है। जो हमने चिल्ड्रन वाली डेफिनेशन देखी है उसमें दोनों प्रकार के बच्चे शामिल हैं अगर वो माइनर हैं तो। जब भी उनके फादर रिफ्यूज़ कर देते हैं कि भाई जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में हैं और उनका जो भी खर्चा आता है वो उनको नहीं दे रहे हैं एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर कोर्ट में जा कर के उसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। और वहीं पर अगर कोई डॉटर है जो कि मैरिड है, लेकिन जो मैरिड डॉटर है वो सपोर्ट नहीं पा रही है अपने हस्बैंड से और वो माइनर है और उसका हस्बैंड जो है वो उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पर वो मेंटेनेंस ले सकती है अपने फादर से जब तक कि वो मेजर ना हो जाए, 18+ ना हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं अडल्ट डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो ये डिसेबल्ड चिल्ड्रन कौन है और अडल्ट कौन है। सो जो भी बच्चे 18+ हैं, मतलब 18+ हो चुके हैं, मेजर हो चुके हैं, लेकिन वो किसी भी प्रकार से डिसेबल हैं, जो ऐसे हैं किसी भी मेंटल अबनॉर्मलिटी से या फिर फिजिकल अबनॉर्मलिटी से या फिर किसी इंजरी की वजह से वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, अर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर वे क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस को अपने पेरेंट्स से, ठीक है। तो इसका एक हम एग्जाम्पल दे सकते हैं बहुत अच्छा सा। देखो, एक अडल्ट सन है, मान लीजिए एक बच्चा है जो कि मेजर है, 18 साल से ऊपर का है, और वो ऐसी सीवियर डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है, वहाँ पर वो अगर चाहे उसके वो पैसा नहीं कमा पा रहा है तो वो पैसा कहाँ से लेगा, वो अपने फादर से ले सकता है मेंटेनेंस, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी फोर्थ कैटेगरी जो है क्या है, पेरेंट्स की। अब पेरेंट्स का राइट होता है, जैसे कि पेरेंट्स में आ जाते हैं हमारे फादर मदर दोनों, तो दोनों क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस। जो भी एल्डरली पेरेंट्स होते हैं जिनको अबेंडन कर दिया गया है अपने सन के द्वारा, वो फाइल कर सकते हैं एक एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के सामने, जेएमएफसी होगा जो, ठीक है, कि भाई मेरे बेटे से कहो कि मेरे को मेंटेनेंस हर महीने का दे, ठीक है। अब बात की जाती है कि जब भी हम मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं तो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन तो आपकी महीनों में डिसाइड होगी, तो उस समय आप किस प्रकार से अपना जीवन यापन करोगे, किस प्रकार से अपना जीवन जियोगे। सो उसके लिए सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है इंटरम मेंटेनेंस का। सो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, जब भी ऐसी प्रोसीडिंग चलेगी तो उस टाइम पर हम जो कोर्ट से एक अपील कर सकते हैं कि भाई आप एक काम करो, आप मेरे लिए इंटरम मेंटेनेंस सेट कर दो, और वहाँ पर कोर्ट ऑर्डर कर सकता है फॉर द टेम्परेरी मंथली मेंटेनेंस, जो कि इंटरम मेंटेनेंस होगा, ठीक है। और जो भी उस केसेस में एक्सपेंसेस लग रहे हैं, लिटिगेशन में जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं उसको पे करने के लिए। अक्सर क्या क्या कारण है, कारण ये है कि जो भी हमारा मेंटेनेंस का केस है वो तो टाइम लेगा ही लेगा, लेकिन जो डिपेंडेंट्स हैं उस पर्टिकुलर टाइम में कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, उन्हें तो इमीडिएट नीड है ना, तो इस वजह से उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आया है वो इंटरिम मेंटेनेंस का आया है। अब बात होती है कि ये जो भी एप्लीकेशन हम लगाते हैं फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस एंड फॉर एक्सपेंसेस ऑफ दैट केस, तो वो जो एप्लीकेशन होगी वो हम कितने टाइम में डिसाइड करवाएंगे। सो उसके लिए एक समय सीमा है जो कि है 60 डेज़ की, उतने में आपको वो डिसाइड करनी होती है। और फिर हम देखते हैं कि जो मेंटेनेंस है वो किस डेट से स्टार्ट होता है, जिस डेट पर वो ऑर्डर आ जाए उस डेट से, या फिर जिस डेट पर वो एप्लीकेशन लगाई जाती है उस डेट से, इनमें से कोई भी एक डेट हो सकती है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एप्लीकेशन फाइल्ड इन जनवरी इन ऑर्डर पास्ड इन जून, तो कोर्ट ग्रांट कर सकता है मेंटेनेंस फ्रॉम जनवरी ऑल्सो और फ्रॉम जून ऑल्सो, तो दोनों ही केसेस में ये वैलिड होगा। अब मान लीजिए कि जो हस्बैंड है वो फेल हो जाता है मेंटेनेंस पे करने के लिए, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि मजिस्ट्रेट ने तो ऑर्डर दिया था कि आप महीने में इतने पैसे देते रहना, लेकिन अब क्या हुआ कि वो व्यक्ति फेल हो गया उसको पैसे देने से, तो मजिस्ट्रेट वहाँ पर इशू कर सकता है वारंट को, रिकवर करवा सकता है मनी को लाइक अ फाइन, ठीक है, और इम्प्रिजनमेंट के लिए भी उसको डाल सकता है, मतलब इसको जेल भिजवाओ ये भी कह सकता है। और ये जो इम्प्रिजनमेंट होगा ये एक्सटेंड कर सकता है अप टू 1 मंथ हर एक डिफ़ॉल्ट के लिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारी, हमने ये देख लिया कि अगर वो फेल हो जाएगा मेंटेनेंस देने के लिए तो क्या होगा। अब बात होती है कि भाई जो भी व्यक्ति ने मेंटेनेंस नहीं दिया है तो उसके लिए हमारे पास क्या टाइम लिमिट है, हम कब तक कोर्ट के पास जा सकते हैं कि भाई इस महीने का हमें मेंटेनेंस नहीं मिला है, तो इसके लिए जो टाइम लिमिट है वो है 1 ईयर की, 1 ईयर लिमिटेशन है, ठीक है। तो जो भी हमें रिकवरी एप्लीकेशन लेकर के आनी है वो विदिन 1 ईयर लेकर के आनी है। मान लीजिए
जनवरी 2025 का हमको नहीं मिला है मेंटेनेंस। जनवरी का भी नहीं मिला, फेब का भी नहीं मिला, ठीक है, और मार्च का भी नहीं मिला, ठीक है, ये 3 महीने का हमें नहीं मिला। अब बात है हमें इनको रिकवर करवाना है, तो हमें ये कब जनवरी 2026 से पहले लेकर के एप्लीकेशन पहुंचना पड़ेगा कोर्ट में, ये टाइम लिमिट है, वरना आपको जनवरी का नहीं मिलेगा। इसके बाद एक कंडीशन आती है, मान लीजिए जो वाइफ है वो रिफ्यूज़ कर देती है हस्बैंड के साथ रहने से, और हस्बैंड कहता है कि भाई मैं मेंटेन करूँगा, लेकिन एटलीस्ट इससे कहो कि मेरे साथ तो रहे। अब इस केस में क्या होगा, मजिस्ट्रेट जो होगा वो एग्जामिन करेगा कि भाई जो रिफ्यूज़ल है वो किस वजह से है, क्यों जस्टिफाई होना चाहिए यहाँ पर जो इसका रिफ्यूज़ल है वो, और इसके कुछ ग्राउंड्स हैं। वो क्या हैं कि क्या जो हस्बैंड है उसने किसी अदर वेमेन से शादी कर ली है, क्या जो हस्बैंड है वो मिस्ट्रेस रखता है। केवल इन्हीं कंडीशंस में जो वाइफ है वो स्टिल उससे उसके साथ ना रहते हुए क्लेम कर सकती है कि भाई मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे केवल मेंटेनेंस चाहिए। अब बात की जाती है कि किस समय पर वाइफ जो है वो क्लेम नहीं कर सकती हैं मेंटेनेंस को। तो वाइफ एंटाइटल नहीं होती हैं फॉर द मेंटेनेंस अगर वो अडल्ट्री में रह रही हैं, मतलब शादीशुदा होते हुए किसी अदर पर्सन के साथ रह रही हैं और रिफ्यूज़ कर देती हैं अपने हस्बैंड के साथ रहना विदाउट एनी रीज़न, और म्यूचुअल कंसेंट से सेपरेटली रह रही हैं। इन 3 कंडीशंस में वो नहीं ले सकती हैं मेंटेनेंस। और अगर ये कंडीशंस प्रूव हो जाती हैं तो हम कैंसिलेशन कैसे करवाएंगे मेंटेनेंस का, ठीक है। सो लेटर अगर प्रूव हो जाता है तो वाइफ अगर अडल्ट्री कमिट कर रही है या अनजस्टिफाइबली रिफ्यूज़ कर रही है हस्बैंड के साथ रहना, तो वहाँ पर मेंटेनेंस के लिए कैंसिल कर दिया जा सकता है बाय द मजिस्ट्रेट के पास आप जाओ, उनको बताओ कि भाई ये चीज़ें चल रही हैं, तो वहाँ पर वो ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर सेक्शन के कुछ की फीचर्स हैं जो हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर समरी प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, सोशल जस्टिस का प्रोविज़न है ये। सोशली हम देख रहे हैं कि वुमेन्स को इक्वली ट्रीट किया जाए, इक्वली राइट्स मिले उनको, उनकी डिग्निटी मेंटेन रहे, उसके लिए हमने निकाला है। प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हम बच्चों को, वुमेन को और उनके पेरेंट्स को, ठीक है, और इंश्योर करते हैं हम डिग्निटी और सर्वाइवल ऑफ देयर डिपेंडेंट्स। इससे रिलेटेड कुछ केस लॉज हैं जो हम देख सकते हैं। फर्स्ट केस है हमारा मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, 1985 का है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मेंटेनेंस का प्रोसीजर है ये एक सेक्युलर रेमेडी है। सेक्युलर रेमेडी मतलब यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे कि जो भी व्यक्ति आया है, जो भी विमेन आई है वो हिंदू है या मुस्लिम है, ठीक है, ये सभी विमेन्स को बराबर मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है चतुर्भुज वर्सेस सीताबाई 2008 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो मेंटेनेंस लॉ का जो पर्पस है वो प्रिवेंट करना है डिस्ट्रीब्यूशन को। ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति उठ करके कह दे कि भाई मैं आपको मेंटेन नहीं करूँगा, मैं अपने डिपेंडेंट्स को नहीं देखूंगा, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 145। सेक्शन 145 PNSS बात करता है प्रोसीजर के बारे में, प्रोसीजर फॉर द मेंटेनेंस प्रोसीडिंग। सो जब भी हम मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में जाते हैं तो उसकी प्रोसीडिंग कैसे चलेगी, कैसे वर्कआउट करेगी वो सारी चीज़ें, उनके बारे में, कैसे हम प्रोसीड करेंगे, किस प्रकार से हम अप्लाई करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में कौन सा सेक्शन बताता है हमें, 145। सो ये जो सेक्शन है ये बताता है कि केस कहाँ पर फाइल किया जाएगा, ठीक है, एविडेंसेस को किस प्रकार से रिकॉर्ड किया जाएगा, और अगर हस्बैंड अवॉइड करता है कोर्ट को तो क्या होगा। सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अगर एज अ विक्टिम आपको मेंटेनेंस लेने के लिए जाना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस कोर्ट में जाना है, कहाँ पर अप्लाई करना है, कौन से कोर्ट में आप जा सकते हो, कहाँ कहाँ आपके पास जुरिडिक्शन है। सो ये सारी चीज़ें पता करने के लिए हमारे पास सेक्शन 145 है। सेक्शन 145 में बताया गया है कि कहाँ कहाँ आप मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, फाइल कर सकते हो। सो वेयर द मेंटेनेंस कैन बी फाइल, कहाँ कहाँ फाइल किया जा सकता है, जुरिडिक्शन क्या है, यहाँ पर रूल क्या दिया हुआ है, मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 144 फाइल किया जा सकता है इन 4 जगहों पर जो यहाँ पर दी गई हैं। अब वो 4 जगह क्या हैं, देखिए, पहला प्लेस वो होगा जहाँ पर वो पर्सन जो कि हस्बैंड है वो रह रहा है, करंटली रिसाइड कर रहा है। इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए जो हस्बैंड है वो यहाँ पर रवि है। ये जो हस्बैंड रवि है ये रह रहे हैं दिल्ली में। इनकी जो वाइफ हैं वो अगर इंदौर में रह रही हैं तो वो फाइल कर सकती हैं केस को या एप्लीकेशन को इन दिल्ली कोर्ट। दिल्ली में कहीं भी वो JMFC के पास जाकर के बोलेंगी कि भाई मुझे मेंटेनेंस चाहिए अपने पति से जो कि रवि हैं और आप ही के जुरिडिक्शन में रह रहे हैं, और मुझे इस प्रकार से इनसे सारा अपना गुजारा भत्ता चाहिए और आप मुझे दिलवाइए। वहीं पर दूसरी जगह क्या है वो देखिए, जहाँ पर
तो जहाँ पर भी वाइफ और हस्बैंड रिसाइड कर रहे हैं, जैसे वाइफ भोपाल में, हस्बैंड मुंबई में, तो भोपाल और मुंबई दोनों में से किसी भी जगह पर फाइल किया जा सकता है। अगर वो चाहें तो मेंटेनेंस भोपाल में भी फाइल कर सकती हैं। ये जो इस प्रकार के प्रोविजंस रहते हैं, ये वाइफ को थोड़ा सा कम बर्डन देने के लिए हैं, ठीक है, क्योंकि वाइफ जहाँ पर रह रही है वहीं पर वो अपनी प्रोसीडिंग चला ले तो उसके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहता है। इसके बाद थर्ड प्लेस क्या है? थर्ड प्लेस वो प्लेस है जहाँ पर वो साथ में रहे थे लास्ट टाइम। इसको एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं, जो कपल है वो जहाँ पर भी एक साथ जिस भी जगह पर रहे थे, जैसे कि वो जयपुर में रहे हैं अगर साथ में लास्ट टाइम, और बाद में जो हस्बैंड ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया, तो वो अब केस जो लेकर के जयपुर में जा सकती है। और अगर मेंटेनेंस पेरेंट्स से है, पेरेंट्स के लिए है, जैसे कि मदर हो गए, फादर हो गए, तो वो जहाँ पर भी रह रहे हैं, जहाँ पर भी रिसाइड कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। सो जहाँ पर भी पेरेंट्स रह रहे हैं वहाँ पर। अगर आपके पेरेंट्स लखनऊ में रह रहे हैं, तो जो उनका बच्चा है वो पुणे में काम कर रहा है, लेकिन मेंटेनेंस कहाँ पर फाइल किया जा सकता है? लखनऊ में। तो उनके पेरेंट्स मेंटेनेंस लखनऊ में जहाँ पर वो रह रहे हैं वहीं पर फाइल कर सकते हैं, उनके बेटे को वहाँ आना पड़ेगा। अब बात की जाती है कि जब भी हम मेंटेनेंस के केसेस देखते हैं, तो हम मेंटेनेंस के केसेस में किस प्रकार से एविडेंसेस को लेते हैं। सो एविडेंस प्रोसीजर यहाँ पर क्या है कि जब भी एविडेंस से रिलेटेड कोई भी बात होगी, तो सभी प्रकार के जो एविडेंस होंगे वो हस्बैंड की प्रेजेंस में लिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हस्बैंड अल्टीमेटली वो पर्सन है जो वहाँ पर मेंटेनेंस पे करने वाला है, ठीक है, उसके ऊपर आने वाला है बर्डन। तो जो भी सारी एविडेंसेस लिए जाने हैं हम उसके प्रेजेंस में लेंगे। अब किसी भी कारणवश अगर हमने हस्बैंड को अटेंडेंस से, उसकी पर्सनल अटेंडेंस से मना कर दिया है, या फिर उसको हमने इजाज़त दे दी है कि भाई आप अपने लॉयर के द्वारा भी अपीयर हो सकते हैं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ देयर एडवोकेट। अब जब भी इस प्रकार की चीज़ें चलती हैं मेंटेनेंस की, वहाँ पर हम समन केसेस वाला प्रोसीजर फॉलो करते हैं जब भी हम एविडेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं या इस प्रकार की कोई भी चीज़ें करते हैं। इसका मतलब क्या है? जब भी समन्स केसेस का प्रोसीजर होता है तो वो एक फास्टर प्रोसेस होती है और सिंप्लीफाइड ट्रायल होता है, और वहाँ पर टेक्निकलिटीज़ कम होती हैं। इसका पर्टिकुलर रीज़न ये होता है कि हमें जल्दी से जल्दी मेंटेनेंस मिल सके और क्विक रिलीफ हमें मिल सके। अब वहीं पर मान लीजिए जो हस्बैंड है, उसकी वाइफ रह रही है जयपुर में और हस्बैंड रह रहा है दिल्ली में। अब हस्बैंड दिल्ली में रह रहा है, हस्बैंड के पास समन्स जा रहे हैं और हस्बैंड को बुलाया जा रहा है, लेकिन हस्बैंड किसी भी कारणवश उनको अवॉइड कर रहा है, कोर्ट को अवॉइड कर रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जब भी कोर्ट नोटिस करता है कि भाई ये जो हस्बैंड है ये अवॉइड कर रहा है और नहीं अपीयर होना चाहता, तो इससे क्या होता है? जस्टिस जो है वो डिले होता है। सो इस केस में हम एक्स पार्टे ऑर्डर के लिए जा सकते हैं, और अगर उससे फिर अप्लाई किया जाए कोर्ट को, हस्बैंड आकर के कहता है कि भाई मुझे तो जानकारी थी ही नहीं, और अगर उसको हो जाता है विश्वास कि भाई वो जो व्यक्ति था वो ऐसा नहीं कर रहा था, तो वो सेटिसाइड भी कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जब हस्बैंड को बिलीव हो जाए कि वो अवॉइड कर रहा है नोटिस को या डेलिबरेटली एब्सेंट है, वहाँ पर एक्स पार्टे कोर्ट जा सकता है और डिसाइड कर सकता है विदाउट हस्बैंड को सुने। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अनीता फाइल्स अ मेंटेनेंस केस। एक लड़की हैं अनीता, उन्होंने मेंटेनेंस केस फाइल किया है। हस्बैंड जो हैं वो इग्नोर कर रहे हैं कोर्ट के समन्स को, और मजिस्ट्रेट प्रोसीड्स कर सकते हैं वहाँ पर एक्स पार्टे और ऑर्डर दे सकते हैं मेंटेनेंस का, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जस्टिस जो है आपका इसकी वजह से डिले होता रहे। इसके बाद आता है, अगर हस्बैंड आकर के कहते हैं कि भाई मुझे तो जानकारी थी ही नहीं, तो सेटिंग असाइड के लिए भी हम जा सकते हैं। जो एक्स पार्टे ऑर्डर था उसको हम सेट असाइड करवा सकते हैं, और फिर जो हस्बैंड होगा वो एक जेन्युइन रीज़न देगा कि भाई वो क्यों नहीं आ पाया, या वो बताता है कि भाई मैं आपके जो भी नोटिस थे उनको अवॉइड नहीं कर रहा था, किसी भी कारणवश मैं आने में असक्षम था, तो वहाँ पर वो सेट असाइड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो सेट असाइड वाली एप्लीकेशन आएगी वो विद इन 3 मंथ्स आनी चाहिए। यहाँ पर मजिस्ट्रेट कर सकता है कैंसिल एक्स पार्टे ऑर्डर को, ठीक है, गुड रीजंस जब उसको मिलते हैं और वो सेटिस्फाई हो जाता है, अगर वो कॉस्ट कोई लगाता है, कॉस्ट वो पे कर दी जाती है सारी चीज़ों के बाद। अब अगर बारी आए कि कोर्ट को कॉस्ट लगानी है, तो कितनी कॉस्ट लगाई जा सकती है? कोर्ट वहाँ पर उतनी कॉस्ट अवॉर्ड कर सकते हैं जो एक व्यक्ति को कोर्ट की प्रोसेस को मिसयूज़ करने से रोकने के लिए हो, ठीक है। अगर हस्बैंड इंटेंशनली डिले कर रहा है केस को, तो वहाँ पर पे करने के लिए कहा जा सकता है कॉस्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 146। सेक्शन 146 बेसिकली बात करता है ऑल्ट्रेशन इन द अलाउंसेस। सो जो भी हम मेंटेनेंस देखते हैं, तो जो भी कोर्ट मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है, मेंटेनेंस अलाउ कर देता है, अगर उस मेंटेनेंस ऑर्डर में हमें कोई भी किसी भी प्रकार का ऑल्ट्रेशन करवाना है, कोई भी चेंज करवाना है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो कैसे किया जाएगा, उसके बारे में, ठीक है। सो ऑल्ट्रेशन और कैंसिलेशन ऑफ द मेंटेनेंस।
अब ऑल्ट्रेशन मतलब चेंज, वहीं पर अगर कैंसिल करवा दिया जाए सो वो भी एक तरीके से चेंज ही है। सो ये जो सेक्शन है ये अलाउ करता है मजिस्ट्रेट को कि जो वो व्यक्ति है वो उस पर्टिकुलर ऑर्डर को इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, ठीक है, या फिर कैंसिल कर सकता है, जो भी सर्कमस्टांसेस वहाँ पर बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अब इन चीज़ों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इन चीज़ों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी सर्कमस्टांसेस हैं हमें वो प्रूव करने पड़ेंगे। तो जब भी एक ऐसे सर्कमस्टांसेस में चेंज आता है तो वो हम कोर्ट में जाकर के प्रूव करते हैं। सो बेसिक रूल क्या है इसका? देखो, सर्कमस्टांसेस चेंज हुए, मजिस्ट्रेट को कहा जाता है कि भाई अब जो चीज़ें हैं वो बदल चुकी हैं, आपने जो ऑर्डर दिया था वो अब सही नहीं है, तो मजिस्ट्रेट वहाँ पर मॉडिफाई कर सकता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें, जो हस्बैंड्स की इनकम है वो इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है, और या फिर उसकी जॉब भी चली गई है, या फिर जो बच्चा था उसके एजुकेशन एक्सपेंसेस हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं, या फिर जो वाइफ है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल गया है। मेंटेनेंस होता है वो कभी भी परमानेंट नहीं होता और फिक्स नहीं होता हमेशा के लिए। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, देखिए हस्बैंड है वो अर्न करता है 30,000 रुपये पर मंथ, ठीक है, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आप मेंटेनेंस पे करोगे 5,000 रुपये का, ठीक है। अब लेटर क्या हुआ, बाद में उसकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ हो जाती है 80,000 तक। अब जो वाइफ है वो कोर्ट में जाएगी कि भाई सैलरी इंक्रीज़ हो चुकी है, आप इंक्रीज़ कर दीजिए मेरा मेंटेनेंस भी, ठीक है। वहीं पर अनदर एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि जो हस्बैंड है उसकी मान लीजिए नौकरी ही चली गई, उसकी जॉब चली गई, और वो या तो फिर डिसेबल हो चुका है और वो अब कोई कमाई धमाई नहीं कर सकता है। अब वो किस प्रकार से मेंटेनेंस देगा? तो यहाँ पर भी वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई रिड्यूस कर दिया जाए उसका मेंटेनेंस जो है, और वहाँ पर कोर्ट ये सारी चीज़ें देखेगी, सर्कमस्टेंसेस देखेगी, और जो भी उसे लगेगा वहाँ पर वो ऑर्डर वैसा कर सकती है। मान लीजिए कि कोई भी सिविल कोर्ट में ऐसा कोई केस चल रहा था जो अफेक्ट कर रहा है मेंटेनेंस को, तो मजिस्ट्रेट वहाँ पर क्या करेगा, मजिस्ट्रेट उस पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करेगा और ध्यान में रखकर ही अपना ऑर्डर करेगा। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, जो फैमिली कोर्ट है उसने परमानेंट एलिमनी दे दी है, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट वहाँ पर जो भी उसने ऑर्डर दिया होगा उसको कैंसिल कर सकता है या फिर मॉडिफाई कर सकता है, जो भी वहाँ पर वो सही समझे। अब मान लीजिए जो मेंटेनेंस है वो पे करने के लिए बोला गया है विमेन को, मतलब जो उसका हस्बैंड है वो उसकी वाइफ को मेंटेनेंस पे करेगा, ठीक है। सो उसकी जो वाइफ है उसने या तो फिर डिवोर्स ले लिया है, या फिर उन दोनों का डिवोर्स हो चुका है। अगर उसने शादी नहीं करी है, वो उसने रिमैरिज नहीं करी है, तो वहाँ पर उसको उतने टाइम तक उसको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर उसने दोबारा शादी कर ली है तो जो मेंटेनेंस है वहीं पर उसको रोका जा सकता है जिस दिन से उसने शादी करी है। या फिर जो डिवोर्स वुमेन है उसने किसी भी पर्सनल लॉ में कोई ऐसा सेटलमेंट पेमेंट रिसीव कर लिया है, तो वहाँ पर भी जो भी हस्बैंड है उसने जो भी पेमेंट करी है लमसम अमाउंट की, जो भी उसने दे दिया है डिवोर्स के प्रोसीडिंग के आसपास, तो वहाँ पर उसको कहा जा सकता है कि भाई आपका जो अब मेंटेनेंस ऑर्डर है वो कैंसिल किया जा सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, मुस्लिम पर्सनल जो लॉज हैं वहाँ पर जो पेमेंट होता है वो कस्टमरी सेटलमेंट होता है, वो परमानेंट एलिमनी होती है, वही सारी जो पेमेंट्स हैं ये कैंसिल करवा सकती हैं एलिमनी को, सॉरी मेंटेनेंस को, ठीक है। और एक आखिरी कंडीशन ये है कि अगर विमेन खुद ही मना कर दे कि भाई मुझे मेंटेनेंस नहीं चाहिए और वॉलेंटरी गिव अप कर दे मेंटेनेंस पर, और उसने डिवोर्स ले लिया है, वो नहीं चाहती है मेंटेनेंस लेना, और अपनी जो भी रिटर्न कंसेंट है वो दे देती है वहाँ पर, तो वहाँ पर कहा जा सकता है कि जो ये आपका मेंटेनेंस का राइट है वो वेव ऑफ हो सकता है और वहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा आपका मेंटेनेंस ऑर्डर। इसके बाद लास्ट में आता है एडजस्टमेंट विद सिविल कोर्ट डिग्री, ठीक है। अब इसका क्या, रिकवरी का हो सकता है, एलिमनी का हो सकता है, मेंटेनेंस का हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार का ऐसा कोई केस चल रहा है, तो वहाँ पर अगर कोई डिग्री दे दी जाती है कि आपको ये जो अमाउंट है वो रिकवर करना है, और ऑलरेडी जो पेमेंट है वो अंडर सेक्शन 144 पे करा जा रहा है, ठीक है, तो जो सिविल कोर्ट जो भी चीज़ें वहाँ पर ऑर्डर में देगी, तो वहाँ पर इस कोर्ट का जो आदेश है जो कि मेंटेनेंस का है उसको भी ध्यान में रख करके देगी, ठीक है। सो जो अमाउंट है वो उसी प्रकार से एडजस्ट होता रहेगा, एक्सेसिव अमाउंट नहीं दिया जाएगा, कोर्ट वहाँ पर डबल पेमेंट नहीं करेगा। इसको हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जो वाइफ है वो हर महीने 5,000 रुपये पाती है फॉर 12 मंथ्स, ठीक है, टोटल कितना मिल रहा है उसे, 60,000 रुपये पूरे साल का। अब बाद में सिविल कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि जो मेंटेनेंस है वो 1,00,000 रुपये इनको दिया जाएगा। सो जो ऑलरेडी 60,000 रुपये उसको दे दिया गया है उसको उसमें से 1,00,000 में से घटा दिया जाएगा। अब कितना बचा, 40,000 रुपये, तो उसको केवल 40,000 दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेक्शन 147। इसमें कहा जा रहा है कि
कि जब भी मेंटेनेंस का ऐसा ऑर्डर आता है तो उसकी जो एक कॉपी होगी वो हमेशा उस व्यक्ति को दी जाएगी जिस व्यक्ति को वो मेंटेनेंस का जिसके फेवर में आया है, और ये कॉपी विदाउट एनी पेमेंट दी जाएगी। और वहाँ पर जो भी ऐसा ऑर्डर होगा, मेंटेनेंस का हो सकता है, इंटरम मेंटेनेंस का हो सकता है, एक्सपेंसेस का हो सकता है, विदाउट पेमेंट उसको कॉपी दे दी जाएगी, ठीक है, जिसके फेवर में वो ऑर्डर आया उसको, उसके गार्जियन को दी जा सकती है, और ऐसे हर एक व्यक्ति को दी जा सकती है जिसको भी वो मेंटेनेंस मिलने वाला है। और ये एनफोर्स करवाया जाएगा उस मजिस्ट्रेट के द्वारा जिस मजिस्ट्रेट के जुरिडिक्शन में ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि उस पर्टिकुलर मेंटेनेंस को देने के लिए लाइबल है, ठीक है। और मजिस्ट्रेट उसको जब भी सेटिस्फाई हो जाता है कि उसकी आइडेंटिटी वही व्यक्ति है ये जिसको ऐसा ऐसा मेंटेनेंस देना है, वहाँ पर वो उसको एनफोर्स करवा सकता है। ये जो मजिस्ट्रेट है वो कोई भी मजिस्ट्रेट हो सकता है जहाँ पर वो व्यक्ति अवेलेबल है, जिस व्यक्ति को ऐसा ऑर्डर दिया गया है। इंडिया में कहीं भी कोई भी मजिस्ट्रेट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यूज़ हुआ है एनी मजिस्ट्रेट। जब भी मजिस्ट्रेट एनफोर्स करवाने जाएगा तो वो वेरीफाई ज़रूर करेगा क्या चीज़ है, इन्फोर्स करवाने से पहले, कि जो व्यक्ति हैं, जो पार्टीज़ हैं, वो सेम पार्टीज़ हैं, और जो नॉन पेमेंट है मजिस्ट्रेट का वो अभी भी है या नहीं है, या पेमेंट हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।